हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीट्स मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, हमारे पास में काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं आईटीआर फाइलिंग के समय भी और अदरवाइज भी कि भाई रीट्स से जो इनकम आता है उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं कि भाई रीट्स का टैक्सेशन कैसे होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों टैक्सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रीट्स जो होता है, रीट्स मतलब इसको एक शॉर्ट में बोला जाए तो इट इज़ एन डिजिटल रियल इस्टेट। जो फिजिकली जैसे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लैंड बाय करते हैं या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो फिजिकल होती है। रीट्स मतलब इसको एक फॉर्म ऑफ इट इज़ एंड डिजिटल रियल इस्टेट। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, जैसे उसका नाम बोला जाता है कि भाई रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कंपनी जो होती है, ये कंपनी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग रियल इस्टेट्स होती है, लाइक ऑफिस प्रीमाइसेस है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। तो ऐसी जगह पर जहां पर भी रेवेन्यू रिकरिंग बेसिस पे या कंटिन्यूस बेसिस पे रेंटल फॉर्म में आता है, वहां पर ये इन्वेस्ट करती है। इसका एडवांटेज ये होता है जनरली दोस्तों कि भाई हम किसी भी क्वांटम में इसको बाय कर सकते हैं। हमको अगर कोई रियल इस्टेट बाय करना है तो उसके लिए 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसा चाहिए। बट यहाँ पर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हमारे पास में वैसा लिमिट नहीं है। हमको कोई मिनिमम कैपिंग दिया है तो हम छोटा सा पार्ट, उस ट्रस्ट में छोटा सा पार्ट हम बाय कर सकते हैं। तो इसका फंक्शनिंग और ये तो हम देखने वाले नहीं है दोस्तों, हम टैक्सेशन के ऊपर चलने वाले हैं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रीट्स जो होते हैं, REIT, इनको एक पास थ्रू एंटिटी भी कहा जाता है या टैक्स इफिशिएंट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो पास थ्रू एंटिटी मतलब या टैक्स इफिशिएंट स्ट्रक्चर मतलब इसके ऊपर का टैक्सेशन जो है वो डबल टैक्सेशन में नहीं जाएगा। ये इधर रीट्स के हाथ में टैक्स होगा या फिर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होगा, इसीलिए उसको पास थ्रू कहा जाता है। जब रीट्स के बात करते हैं तो वहां पर 3 एलिमेंट हमको ध्यान में लेने जैसे होते हैं। पहला तो होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब SPV मतलब ये होता है कि भाई जहां पर रीट्स इन्वेस्ट करते हैं, कोई रियल इस्टेट कंपनी है विच इज होल्डिंग अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और रीट्स उसमें जाकर इन्वेस्ट करता है, उस कंपनी के शेयर्स बाय करता है, तो वो होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसके नाम पे असेट्स होते हैं, रियल इस्टेट होता है। दूसरा होता है बिजनेस ट्रस्ट विच इज रीट, मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है उसको बिजनेस ट्रस्ट भी कहते हैं। और तीसरा होता है यूनिट होल्डर, जो कि हम होते हैं जो उसमें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यूनिट बाय करते हैं। लाइक हम म्यूचुअल फंड जैसे बाय करते हैं वैसे ही यहां पर भी हम यूनिट बाय करते हैं। तो हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो यूनिट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ना ही बिजनेस ट्रस्ट ना ही SPV के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे मेनली यूनिट होल्डर को जब पैसा आता है तो वो कैसे टैक्स होगा। तो दोस्तों, यूनिट होल्डर को जो पैसा रीट से आता है वो मेजरली होता है एक तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, दूसरा होता है डिविडेंड के फॉर्म में, तीसरा होता है रेंटल के फॉर्म में। ये मेजर 3 चीजें होती हैं। इसके बाद भी कैपिटल गेन भी हो सकता है, अदर इनकम भी हो सकता है। अदर इनकम में कोई टेम्पररी पीरियड के लिए रीट्स के पास मतलब ये बिजनेस ट्रस्ट के पास फंड्स है तो उन्होंने कहीं पे FD में पार्क कर दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्क कर दिया, तो उसके ऊपर जो छोटा मोटा इनकम आता है वो विच इज वेरी नॉमिनल और निग्लिजिबल। तो ये होते हैं मेजरली 5 हेड होते हैं इनकम के। और छठा होता है हमारा कैपिटल रीपेमेंट, जो कि हमने कैपिटल इन्फ्यूज किया है उसका रीपेमेंट होता है। तो ये मेजरली हमारे पास में जब रीट से जब इन्वेस्टमेंट हमारी होती है तो उनको मैंडेटरी होता है कि भाई एवरी ईयर 30 जून के पहले हमको एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट देना चाहिए। बीइंग एन यूनिट होल्डर, अगर मैं यूनिट होल्डर हूं तो मेरे पास जितने भी यूनिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी गेन और प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट मुझे किया गया है उसका एक स्टेटमेंट आना चाहिए, जिसको हम 64B भी कहते हैं। फॉर्म 64B के फॉर्म में वो हमको मिलता है। तो उस फॉर्म में अलग अलग दिया होता है कि भाई मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, मेरे पास में कितना परसेंटेज ऑफ स्टेक है, मतलब मेरा परसेंटेज शेयर कितना है, और बाकी इनकम दिए जाते हैं कि भाई कौन कौन सा इनकम मुझे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये मेजरली ये 6 हेड होते हैं, जिसमें से 5 तो इनकम हेड होते हैं और एक तो कैपिटल रीपेमेंट होता है। अब चलते हैं हम उसके टैक्सेशन पे। अगर इसका टैक्सेशन देखें तो सेक्शन 115 UA जो है ये टैक्सेशन का सेक्शन है। और ये इनकम किसके हाथ में टैक्स होगा, तो ये कुछ इनकम जो है वो बिजनेस ट्रस्ट जो है, रीट जो है, उसके हाथ में टैक्स होता है, तो हमारे हाथ में एग्जम्प्ट होता है यूनिट होल्डर के।
कोई कोई इनकम हमारे हाथ में टैक्स होता है तो रीट के हाथ में एग्जम्प्ट होता है। और एग्जम्पशन कहाँ आएंगे? सेक्शन 10 के अंदर में 10, 23, FC, ए और FD, ये सेक्शन से आपको कुछ वैसे रिलेवेंस नहीं है, बस रेफरेंस के लिए आपको बता दिया है। तो पहला है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जो होता है, इंटरेस्ट इनकम रीट के मतलब बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, वो पास होकर हमारे पास आता है और हमारे हाथ में टैक्स होता है। सेक्शन 115 यूए ये कहता है कि भाई जो भी नेचर ऑफ इनकम रीट या बिजनेस ट्रस्ट अर्न करता है वही नेचर ऑफ इनकम हमारे हाथ में भी रहेगा, यूनिट होल्डर के भी हाथ में रहेगा। मतलब उनको अगर इंटरेस्ट इनकम मिला है तो हमारे भी हाथ में वो इनकम इंटरेस्ट इनकम करके ही आएगा और वो वैसे ही अकॉर्डिंगली टैक्स होगा। अगर बिजनेस ट्रस्ट ने मुझे डिविडेंड दिया तो मेरे भी हाथ में वो डिविडेंड के फॉर्म में ही टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई उनको अलग फॉर्म में आया है और हमको अलग फॉर्म में मिलेगा। लाइक हम अदर कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कोई कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में ही इनकम आता है, भले ही उनके पास में इंटरेस्ट के फॉर्म में आने दो, कैपिटल गेन के फॉर्म में आता होगा और कोई भी फॉर्म में आता होगा, पर हमारे हाथ में टैक्स डिविडेंड या कैपिटल गेन में ही होता है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पास थ्रू एंटिटी है। तो पास थ्रू एंटिटी होने के कारण के जैसा उनके पास इनकम आया है वैसा ही हमारे हाथ में टैक्स होता है। बस किसके हाथ में टैक्स होना है ये हमको देखना है। तो पहला हमने देखा इंटरेस्ट इनकम जो है वो रीट के हाथ में, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स नहीं होगा, वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स होगा। दूसरा इनकम है डिविडेंड। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि भाई डिविडेंड जो है, वैसे प्लेन डिविडेंड जो है वो किसी के भी हाथ में टैक्स नहीं होना है, ना ही बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स होना है, ना हमारे हाथ में टैक्स होना है। ये किसी के भी हाथ में टैक्स होता नहीं है। पर कोई कोई केसेस होते हैं जहां पर ये डिविडेंड इनकम जो है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होता है। और वो केस कौन सी होती है? गवर्नमेंट ने एक कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 115BAA, जहां पर जो 25% या 30% का टैक्स रेट था, जो इनकम टैक्स का टैक्स रेट था, बेसिक टैक्स रेट, वो उन्होंने 22% किया था उस सेक्शन के अंडर में। अगर कोई रीट्स ऐसा है, कोई बिजनेस ट्रस्ट ऐसा है जिसने जिस एसपीवी में, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसने अगर 115BAA ऑप्ट किया होगा, मतलब 22% के कंसेशनल टैक्स ब्रैकेट में अगर वो खुद को उसने ऑप्ट किया होगा, तो इन दैट केस ओनली, अगर उस कंपनी ने जिसने 115BAA 22% वाला ऑप्ट किया हुआ है स्कीम, उसने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो मेरे हाथ में टैक्स होगा। आज की डेट में जो भी मेजर रीट्स है, जैसे कि एम्बेसी है, ब्रुकफील्ड है, माइंडस्पेस है, इनके जो भी डॉक्यूमेंट हमने देखे हैं तो उसमें लगभग सबने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हमारे कोई भी एसपीवी ने, हमारे कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल ने इसमें 115BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ है। बट बिकॉज 115BAA ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकता है, तो हमको उस चीज का एवरी ईयर ध्यान रखना होगा। उसको भी ध्यान में रखने का हम एक एंड में उस पर बताएंगे कि भाई किस तरह से हम थंब रूल से उसको समझ सकते हैं कि भाई ऐसा है तो ऑप्ट नहीं किया हुआ है, वो आप आपके एंड से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, ये हमने डिविडेंड का देख लिया, इंटरेस्ट का देख लिया। अब रेंटल इनकम जो होता है, रेंटल इनकम भी ट्रस्ट के हाथ में टैक्स नहीं होगा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, और वो टैक्स होगा हमारे हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में। उसके बाद कैपिटल गेन जो होता है वो 115 यूए ये बोलता है कि भाई कैपिटल गेन और अदर इनकम जो है, कैपिटल गेन और अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स होगा, और हमारे हाथ में जब आएगा वो एग्जम्प्ट आएगा। जो यूनिट होल्डर के हाथ में आएगा वो एग्जम्प्ट आएगा। तो अगर हमारे 64B में उसमें अगर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या रेंटल है, तो हमने देखना है कि भाई इंटरेस्ट और रेंटल तो डायरेक्ट हमारे हाथ में टैक्स हो जाएगा। डिविडेंड है तो उसको देखना है कि भाई एसपीवी ने कौन सी स्कीम ऑप्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर कैपिटल गेन और अदर इनकम है तो वो दोनों भी हमारे हाथ में एग्जम्प्ट है, डायरेक्टली एग्जम्प्ट है। वो जो रीट है उसने उस पर टैक्स भर दिया है। जो लास्ट पार्ट है वो है कैपिटल रिपेमेंट। जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका रिपेमेंट है। तो नो वेज ये टैक्सेबल कहीं पर भी होने वाला नहीं है, ना ही बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में और ना ही यूनिट होल्डर के हाथ में, ना ही हमारे हाथ में होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये तो हमारा बस रिपेमेंट है। हाँ, ज्यादा में ज्यादा ये होगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे रिड्यूस हो जाएगा कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। अब आता है लास्ट का जो पॉइंट है, मतलब ये सब हो गया कि भाई
रीट से जो हमको इनकम मिलता है उसके बारे में। अब ऐसा है कि भाई हमने जो यूनिट बाय किए हैं या हमारे पास में जो यूनिट की इन्वेस्टमेंट है, लाइक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वैसे हमारे पास भी रीट्स के यूनिट है। वो जब हम बाय सेल करते हैं, वो ट्रेड हो गया तो वो हमारे हाथ में कैपिटल गेन हो गया। रीट का इनकम जो था वो हमारे हाथ में कैसे टैक्स होगा, वो हो गया। अब हमारे जो यूनिट है हमने वो एज इट इज बेचे हैं, किसी और को बेचे हैं या मार्केट में हमने ट्रेड किए हैं, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है वो नॉर्मल हमारे कैपिटल गेन जो इक्विटी का कैपिटल गेन होता है एसटीटी पेड का, उसके जैसा होता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म है तो 10% में जाएगा, शॉर्ट टर्म है तो 15% में जाएगा, प्रोवाइडेड एसटीटी हैज बीन पेड। मतलब मार्केट में ट्रेड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होना चाहिए। अगर हमने अकाउंट टू अकाउंट उसको ट्रेड किया है तो ये वैसे नहीं टैक्स होगा। फिर दूसरी बात ये है कि भाई इसमें एक कैच पॉइंट ये है कि भाई जैसे इक्विटी में हमारे पास में होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स का ही होता है, वैसा यहां पर 12 मंथ्स का नहीं है। यहां पर होल्डिंग पीरियड जो है 36 मंथ्स का है। मतलब बिलो 36 मंथ्स अगर मैं ट्रेड करता हूं तो वो 15% मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। अबव 36 मंथ्स है, अबव 36 मंथ्स है तो वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका टैक्सेशन देखा। अब हम देखने वाले हैं कि भाई इसके ऊपर जो टीडीएस होता है, जब हमको जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, रीट जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम, तो उस पर टीडीएस भी करता है। तो जो इनकम हमको टैक्स होना है उसके ऊपर वो टीडीएस करने वाला है। तो इंटरेस्ट है उस पर 10% कर देगा, जो रेंटल है उस पर भी 10% करेगा, डिविडेंड हमारे हाथ में एग्जम्प्ट है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं करेगा। अगर हमारे हाथ में वो टैक्सेबल है, लाइक अगर हमारे एसपीवी ने अगर वो 115BAA को ऑप्ट किया हुआ है तो ये हमारे हाथ में टैक्सेबल है, और वो रीट जो है हमारी बिजनेस ट्रस्ट जो है वो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके हमको भेज देगी। तो अगर हमको ये समझना है कि भाई क्या मेरा डिविडेंड टैक्सेबल है क्या नहीं है, तो हमको एक थंब रूल है कि भाई हमारे बिजनेस ट्रस्ट ने अगर मेरे डिविडेंड पे टीडीएस किया है तो वो टैक्सेबल है, नहीं तो वो एग्जम्प्ट है। नहीं तो वो एग्जम्प्ट है क्योंकि वो 115BAA ऑप्ट नहीं करने के कारण उसने टीडीएस नहीं किया। तो ये भी काम हो सकता है। हाँ, अगर रीट ने ही टीडीएस डिडक्शन में गलती कर दी तो फिर तो हमको पता नहीं, तो हमको फिर डॉक्यूमेंट ही देखना पड़ेगा। बट 99% वैसी गलती होती नहीं है। यहां पर एनआरआई के लिए भी कुछ टैक्सेशन टीडीएस के प्रोविजन है, पर एनआरआई के लिए इंटरेस्ट के लिए 5% है और डिविडेंड के लिए 10% है। अगेन सेम, अगर वो 115BAA को ऑप्ट करता है तो ही, नहीं तो वहां पर भी कोई टीडीएस नहीं होगा। और रेंटल के लिए, रेंटल डिपेंड करता है उसकी कंट्री पे और उसके DTAA के ऊपर, तो इसके लिए उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमने यहां पर देख लिया कि भाई टैक्सेशन कैसे होता है, यूनिट का भी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, और हमको डिविडेंड के बारे में, जो कि मेजर कंसर्न बहुत से लोगों का था, बहुत से लोगों का कंसर्न था कि भाई डिविडेंड कैसे टैक्सेबल होगा, तो वो भी हमने यहां पर कवर कर लिया है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।